नमस्कार, मैं अभिषेक सराफ। यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2019 में मेरा अखिल भारतीय वरीयता क्रमांक 8 है। मैं इस समय थोड़ा अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। उससे पहले मैं ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं भोपाल मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। 2009 में मैंने भोपाल से अपनी स्कूलिंग ख़त्म करी और उसके बाद मैंने आईआईटी कानपुर में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। 2013 में मेरा सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम यूपीएससी का जो होता है, जिसको पहले इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस कहते थे, उसको अटेम्प्ट किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 6th आई थी। उसके बाद मैंने इंडियन रेलवे ज्वाइन करा, जिसमें मैंने ट्रेनिंग करी थी। उसके बाद मैंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2017, 18 और 19 में 402, 248 और इस बार के मैं 8 रैंक प्राप्त किए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल मैंने क्यों चुना। देखिए, मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग था। कॉलेज के टाइम से मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था सिविल इंजीनियरिंग में। मैंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम भी क्लियर किया था और उसके बाद मेरा जो यूपीएससी में ऑप्शनल था वो मैंने इंटरेस्ट के बेसिस पे चुना। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इंटरेस्ट के बेसिस पे चुने, मटेरियल के बेसिस पे चुने या पिछले साल जो मार्क्स आ गए उस बेसिस पे चुने। तो मेरा सजेशन ये है कि देखिए, आपका जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो उसको चुनिए। फिर दूसरा पैरामीटर ये है कि मटेरियल अवेलेबल है, मार्केट में गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं, कोचिंग्स अवेलेबल हैं कि नहीं, अगर आपको उसकी ज़रूरत है, नहीं तो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है कि नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तीसरा पैरामीटर ये रहेगा कि आपका अगर कम्युनिकेशन थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और आप इम्प्रूवमेंट अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो ऐसे सब्जेक्ट्स ना चुनें जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स आपको यूज़ करने पड़े, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, नहीं तो सोशियोलॉजी हो गया। ऐसे सब्जेक्ट्स आप अवॉइड करें। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में जिसमें कम्युनिकेशन कम रहता है, कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा रहता है, वो यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि मैं एक चीज़ एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा, पिछले साल के टॉपर्स के स्कोर पे ना जाएं। अगर आप अपना ऑप्शनल चुन रहे हैं, इंटरेस्ट पे जाएं। इसका कारण ये है कि जो टॉपर थे पिछले साल, उनने मान लीजिए 360 नंबर लाए, उनने वो सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट पे चुना होगा। अगर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उनसे कॉम्पीट करने में बहुत डिफ़िकल्टी फेस करेंगे। आप उस सब्जेक्ट को पढ़ के मोटिवेट नहीं होंगे, उस सब्जेक्ट को पढ़ के आप रिफ़्रेश नहीं होंगे। जबकि जो टॉपर थे वो सब्जेक्ट को पढ़ के अपना जो मोटिवेशन था, रिफ्रेशन था, रिक्रिएशन था, वो कर लेते थे और फिर दूसरे सब्जेक्ट उनके उतने इंटरेस्टिंग नहीं रहेंगे, वो पढ़ते थे। तो आप ऐसे में अपने आप को उस कंपटीशन में डालेंगे एक ऐसे कैंडिडेट के साथ जो हाईली इंटरेस्टेड है उस सब्जेक्ट के लिए। और फिर होगा ये कि यूपीएससी में नॉर्मलाइजेशन होता है या फिर स्केलिंग होती है, तो हो सकता है उनके 360 आ जाए, आपके 270, 280, 290 है, तो आपको उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी नहीं मिलेगा और ये और ज़्यादा बैकफायर भी कर सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना ऑप्शनल अपने इंटरेस्ट पे चुनें और मटेरियल और कम्युनिकेशन पे चुनें रादर दैन पिछले साल का स्कोर। एक चीज़ और होती है कि यूपीएससी में कई बार ऐसा होता है 2-3 साल तक कुछ ऑप्शनल चलता है, अच्छा मार्क्स आते हैं, फिर एकदम से लोगों के मार्क्स आना बंद हो जाते हैं। तो पिछले साल के डेटा पे मत जाइए, अपने इंटरेस्ट और मोटिवेशन पे जाइए ऑप्शनल चुनने के लिए। देखिए, अब मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग था। मैंने आपको बताया कि मैं सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी हूँ, एक रेप्यूटेड कॉलेज से, इंटरेस्टेड भी था कॉलेज में, काफ़ी अच्छे से मैंने अपना सब्जेक्ट पढ़ा था। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम भी दिया था, तो मेरे को किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोचिंग के मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, कोचिंग का मटेरियल मैंने भी यूज़ किया था। तो मेरा पढ़ने का तरीका ऑप्शनल में ये था कि मैंने अपने कॉलेज के नोट्स यूज़ करे। कॉलेज के नोट्स मैंने संभाल के रखे हुए थे, मेरे को इंटरेस्ट था, मैंने अपने नोट्स संभाल के रखे हुए थे, उनसे थ्योरी पढ़ी। जो सब्जेक्ट्स कॉलेज में नहीं पढ़ाए गए थे और यूपीएससी के सिविल सर्विस या इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेबस के पार्ट थे, वो मैंने कोचिंग से मटेरियल, जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है, नहीं तो ऑनलाइन एनपीटीईएल के कोर्सेज होते हैं, नहीं तो ऑनलाइन पीडीएफ्स होते हैं कई सारे इंस्टीट्यूट्स के ग्लोबली, वो यूज़ करा वो सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ने के लिए। उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा सकते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक, उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं इन केस यू नीड प्रैक्टिस। नहीं तो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम मटेरियल होता है, जैसे आईईएस मास्टर है, उसका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, वो यूज़ कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आते हैं मार्केट में, क्लास के हैंड रिटन नोट्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी क्वेश्चंस होते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले तो थ्योरी, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और तीसरा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो हैं, आप या तो आप इंजीनियरिंग सर्विस के उठा सकते हैं, सिविल सर्विस के उठा सकते हैं और फॉरेस्ट सर्विस के भी उठा सकते हैं। तो उनसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपको टाइम मैनेजमेंट का भी अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन करना होता है, कितना लंबे लंबे क्वेश्चंस आते हैं, क्या स्टेप्स आपको लिखने होंगे, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये 3 चीज़ें करी थी मैंने, थ्योरी, क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिर आजकल अब कुछ कोचिंग जैसे मेडीजी है, वो सिविल सर्विस के लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें। तो अगर वो टेस्ट रेलेवेंट हो, अगर उनका पैटर्न यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हो, तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल जहाँ तक है, उसमें आपको रिवीजन और मल्टीपल बार प्रैक्टिस ये करने की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन नई चीज़ें पढ़ने के लिए। क्योंकि कंटेंट ठीक है, वॉल्यूम बड़ा है, बट नए टाइप का क्वेश्चन रेयरली आता है। तो उसमें आप जितनी तेज़ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी, उतने ज़्यादा अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल कंटेंट, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये रिपीटेडली फॉर एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड। देखिए, ऑप्शनल में नोट्स बनाना डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शनल थ्योरेटिकल ज़्यादा है
नहीं तो कैलकुलेशन बेस ज़्यादा है, फॉर्मूला बेस ज़्यादा है। तो ये हर ऑप्शनल के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को कस्टमाइज़ करनी पड़ेगी। अब कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें फ्लो चार्ट्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल। अब उसमें आप अलग टाइप के नोट्स बनाएंगे। मेरा जैसे सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था तो उसमें मेरे को नोट्स बनाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, 2 कारण से। सबसे पहले IES मास्टर या मेड ईजी के डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का मटेरियल अवेलेबल था, स्टैंडर्डाइज था, बहुत अच्छे नोट्स बना के उन्होंने दिए थे। फिर क्लास के हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल थे। उसके बाद मेरे ऑप्शनल में थ्योरेटिकल कंटेंट काफ़ी कम होता है, न्यूमेरिकल कंटेंट और प्रैक्टिस करने का ज़्यादा होता है। तो मैंने जो नोट्स बनाए थे वो बेसिकली ये था कि फॉर्मूले आपको बहुत सारे रटने होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं वो रटनी होती हैं। तो वो मैंने नोट्स बनाए थे और वो मैं अपने कमरे की दीवार पे चिपका देता था A4 साइज़ के पेपर पे लिख के, और चलते फिरते आते जाते वॉशरूम गए, कभी उठे कुछ करने उठे तो वो मैं रिवाइज़ कर लेता था। तो नोट्स का मेरा वॉल्यूम कम होता था, रिवीजन और नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिवीजन ये काफ़ी ज़्यादा होता था, क्योंकि आपको फॉर्मूला एकदम एक्यूरेटली याद होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, उसके अजम्पशन क्या है, एक्सेप्शंस क्या हैं, ये याद होना चाहिए। तो नोट्स मैंने A4 पेपर बनाए थे, दीवार पे चिपकाए थे और रिपीटेडली रिवाइज़ करे थे। वॉल्यूम कम, रिवीजन ज़्यादा। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपका ओवरऑल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा वो बात सही है, बट ये ज़रूरी नहीं कि उस सब्जेक्ट का हर टॉपिक आपको इक्वली इंटरेस्टिंग लगे। तो मेरे लिए जैसे सिविल इंजीनियरिंग में मेरे लिए स्ट्रक्चर एनालिसिस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स या मॉस जिसको कहते हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको कहते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। फिर डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स थे। बट फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स ये मॉडरेटली इंटरेस्टिंग थे। ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेइंग, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग ये लेस इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे। बट अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मार्क्स आपको जहाँ से मिले वहाँ से लेना है, और रिलेटिवली ईजियर जो टॉपिक्स हैं भले ही आपके इंटरेस्ट के नहीं हो, वो स्कोरिंग अगर रहेंगे तो उन पर प्रैक्टिस भी करना है। तो मैंने ये इंश्योर किया था कि जो मेरे स्ट्रेंथ के टॉपिक्स हैं, भले ही वो इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं, भले ही वो लंबे हैं, क्वेश्चंस उनमें लंबे आएँ और टाइम ज़्यादा लगे, पर प्रैक्टिस में इक्वली करता था। और जो स्कोरिंग टॉपिक्स थे उनमें इंटरेस्ट भले ही कम था, वो भी मैंने एम्फेसाइज़ करा, वो भी मैंने पढ़ा था, और उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें थी जहाँ पे मार्क्स ज़्यादा आते थे उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करा था। मैंने बताया था कि ऑप्शनल आप रिक्रिएशन के लिए भी पढ़ सकते हैं, जब आपका दूसरे सब्जेक्ट से मूड फ्रेश नहीं हो रहा है, बोर हो गए आप, तब पढ़ सकते हैं। तो देखिए जब आप रिक्रिएशन के लिए पढ़ रहे हैं तब आप ऑप्शनल में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पढ़िए, और जब आप रिक्रिएशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ऑप्शनल के, तब आप उस पर फोकस कर लीजिए। देखिए एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू हैव टू फोकस ऑन एवरी सब्जेक्ट, यू हैव टू कस्टमाइज योर स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट रादर दैन ओनली ऑन योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है बट वेटेज भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हर ऑप्शनल का एक तरीका होता है अटेम्प्ट करने का उसको, जैसे थियोरेटिकल ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, उसमें किस ऑप्शनल में डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, कैसा नहीं है, क्या है, ये सब आप प्रीवियस ईयर्स की जो कॉपी हैं और प्रीवियस सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स हैं उनसे बात करके टेस्ट सीरीज़ देके ये सीख सकते हैं। मॉडल आंसर्स कुछ कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, उनसे भी सीख सकते हैं। मेरा जो सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था उसमें देखिए अटेम्प्ट करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ही, उसके बाद आप जो भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो फॉर्मूले को स्टैंडर्ड लिखेंगे सीधा, ऐसे नहीं कि आपने वैल्यूज़ डाल दी और कैलकुलेशन करके दिखा दिया। आप रफ कॉपी जैसा काम नहीं करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, उसके बाद उस फॉर्मूले में जो सिम्बल्स हैं उनका मतलब लिखेंगे, उस फॉर्मूले में जो अजम्पशंस हैं, जो उस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए अजम्पशंस यूज़ हुए हैं वो लिखना काफ़ी एडवाइजेबल होता है। उसके बाद आप स्टेप्स दिखाएंगे एक एक करके, आपने कैसे कैसे मतलब आप किस स्टेप पे कहाँ पहुँच रहे हैं, कैसे आपने क्या वैल्यू कहाँ पुट करी, उससे कहाँ क्या वैल्यू निकली और फाइनली आपने उसको यूज़ कैसे करा। प्लस आंसर आप जो फाइनल वैल्यू निकलेगा उसको एक बॉक्स में बना के अंडरलाइन करेंगे, या तो अंडरलाइन करेंगे या बॉक्स बनाएंगे उसका, जिससे अच्छे से देख पाए। इसका फ़ायदा एक ये है, देखिए पहले तो आपकी कॉपी में एज अ स्ट्रक्चर्ड आंसर एग्जामिनर को दिखता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप अजम्पशंस लिख रहे हैं उसमें तो आपको भी खुद अपना नॉलेज एग्जिबिट कर पा रहे हैं कि देखिए मुझे पता है कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ नहीं होता, क्यों मैंने ये फॉर्मूला उठाया। तीसरा एक फ़ायदा स्ट्रक्चर्ड आंसर का सिविल इंजीनियरिंग में स्टेप्स दिखाते हुए ये है कि कई बार हमसे होता है कि शुरुआत हमने सही करी, अप्रोच भी सही रखा, पर ये हो जाता है कि कभी कभी हम बीच में कुछ मिस्टेक कर जाते हैं, हमारा फाइनल आंसर सही नहीं आता। इसमें होता है स्टेप मार्किंग। अगर एग्जामिनर को दिख रहा है क्लियरली कि आप कहाँ कहाँ कौन सी स्टेप से चले हैं तो वो आपको स्टेप्स पे मार्क दे सकते हैं। अगर आप सीधा फाइनल आंसर निकाल देते हैं या फिर बहुत छोटे में सॉल्व करते हैं तो एग्जामिनर को खुद समझ में नहीं आया कि आपने गलती कहाँ करी है, तो आपके मार्क्स इसमें कम हो सकते हैं अगर आपका फाइनल आंसर सही नहीं है। तो इट इज़ वेरी एडवाइजेबल कि आप स्टेप्स दिखाएं, अजम्पशन दिखाएं, फॉर्मूला दिखाएं और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आपने जो वैल्यूज़ पुट करी हैं सब दिखाएं, तो आप क्लियरली एग्जिबिट कर पाएंगे और आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ेंगे उससे। देखिए हर ऑप्शनल का कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं चूज़ करने के, जैसे ऑप्शनल हुए इकोनॉमिक्स हुए, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। इनसे आपको फ़ायदा क्या मिलता है, आपका GS 1, 2, 3 में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कवर हो जाता है, पर ये सिविल इंजीनियरिंग के साथ नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, अलग से टाइम लगाना पड़ेगा और काफ़ी सारे टॉपर्स बता चुके हैं एंड इट इज़ अ फैक्ट कि जो कई चीज़ें कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं वो भी इंजीनियरिंग सर्विस और सिविल सर्विस का पार्ट है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग सर्विस से बड़ा सिलेबस सिविल सर्विस में है, सिविल इंजीनियरिंग में, तो ये काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है जो लोग ऑप्शनल सिलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको काफ़ी
मैंने बताया था कि आपके हाथ में स्पीड होना चाहिए, काफ़ी सारी प्रैक्टिस होना चाहिए आपको ऑप्शनल अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की। बट ये जनरल स्टडीज़ के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आपकी जब आप 4 महीने का गैप है सिविल प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एक पीक पे आ गए, बट फिर जब जीएस का पेपर आता है तो आप 10-12 दिन ऑप्शनल से टच छोड़ देते हैं, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है और उसमें आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो पीक होती है और जो आपकी फ्लुएंसी होती है, एक्यूरेसी होती है, वो सब गिरने लगता है। तो ये मैनेज करना सिविल इंजीनियरिंग में एक चैलेंज है। बाकी ऑप्शनल्स में मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट एज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि ये आप जीएस में बिल्कुल हेल्प नहीं पाते हैं सिविल इंजीनियरिंग से, तो आप जीएस पढ़ने लगते हैं और सिविल इंजीनियरिंग की आपकी फ्लुएंसी खत्म हो जाती है, एक्यूरेसी खत्म होती है, मार्क्स गिरने का भी डर रहता है। इसमें एक एडवांटेज कैंडिडेट्स को ये मिल गया है कि 5 दिन का जो गैप मिलने लगा है ऑप्शनल के पहले, उसमें आप वापस अपना फ्लुएंसी और एक्यूरेसी गेन कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके स्पीड गेन कर सकते हैं। इसमें मैं एक एडवाइस ये करूँगा कि जब भी आप सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पेन से पेपर पे लिख के सॉल्व कीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि इसका मेथड मुझे पता है, ये हो जाएगा, वो क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, इससे स्पीड नहीं आती है। पेपर में आपका हाथ कभी नहीं रुकना चाहिए। हाथ अगर रुक रहा है तो वो सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए रुकना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मेथड सोच रहे हैं फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, इससे आपका बहुत नुकसान होगा। आपने देखा होगा 2019 में बहुत लेंदी पेपर आया, उसमें एडवांटेज उन्हीं लोगों का रहा है जिनके पास सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए जिनने हाथ रोका है, जिनके पास इतनी फ्लुएंसी थी कि उनको मेथड सोचना ही नहीं था। और इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। देखिए सिविल इंजीनियरिंग में स्टैटिक चीज़ें, बीम कैसे डिज़ाइन होगी वो वैसे ही होनी है, कॉलम कैसे होना है वैसे ही होना है, स्लैब स्टैंडर्ड तरीका है, फाउंडेशन का स्टैंडर्ड तरीका है, ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड मेथडोलॉजी होती है, डिज़ाइन मेथडोलॉजी ही स्टैंडर्ड होती है। तो ये चीज़ अगर आप अपने दिमाग में एकदम फ्लुएंटली रखेंगे कि आपका हाथ कहीं नहीं रुक रहा है, आप कहीं अटक नहीं रहे, तो ये बहुत एडवांटेज रहेगी। तो और सिविल इंजीनियरिंग में एडवांटेज एक ये भी है, जैसा मैंने पहले बताया था कि कम्युनिकेशन का उतना नहीं है, इंग्लिश का उतना आपको एम्फेसाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है और फिर लिखना भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, पर कैलकुलेशन में आप फ्लुएंट रहें। कैलकुलेटर आपको चलाना अच्छे से आना चाहिए, ये ज़रूरी होता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए पड़ेगी। और फिर सिविल इंजीनियरिंग में ये भी एक चीज़ है कि स्केलिंग होती है, वो बात सही है, पर अगर आपका फाइनल आंसर सही आ गया है, अगर आपने प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा ली है, फाइनल आंसर सही है तो मार्क्स कटने के चांसेस कम है। जबकि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। स्केलिंग होती है वो हम कभी नहीं जानते क्लियरली कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, बट एडवांटेज एक ये है कि आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी आपको उतनी एम्फेसाइज़ नहीं करनी पड़ेगी, प्लस आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होता है, मटेरियल भी अच्छा खासा अवेलेबल है, गाइडेंस भी अच्छी खासी अवेलेबल है। डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपने जीएस में कोई हेल्प नहीं मिलेगी, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा और आपका टाइम डिवाइड होगा और अटेंशन भी डिवाइड होगा और आखिरी जीएस के पहले 15 दिन में आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे उसके लिए। बट वो जो 5 दिन का गैप मिल गया उससे सॉल्व हो जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल से आपको जीएस में कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, तो आपको अपना टाइम भी वैसे ही डिवाइड करना पड़ेगा कि आप इक्विटेबल टाइम दे पाएँ जीएस और सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर। अब मैं बताऊंगा जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, मैं काफ़ी इंटरेस्टेड भी था, फिर मेरे पास इंजीनियरिंग सर्विस का भी एक्सपीरियंस था, तो मुझे रिलेटिवली कम टाइम लगाना पड़ा। मैं करता ये था कि देखिए प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इस पे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ता था, बाकी पूरे साल में नहीं पढ़ता था। बाकी पूरे साल में जनरल स्टडीज़ पढ़ सकता था, इंटरव्यू की तैयारी करता था। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का साइकिल होता है, उसमें भी आपको खुद को कस्टमाइज़ करना पड़ता है। मैं नोट्स अपने खुद बनाता था, सिविल इंजीनियरिंग के भी, प्रीलिम्स के भी और जीएस के भी, तो उसमें भी काफ़ी मेरे को टाइम लगाना पड़ता था। तो मेरा ये था स्ट्रैटेजी कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अपना पूरा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। देखिए जैसे मेरे पास ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस था, इंजीनियरिंग सर्विस का एक्सपीरियंस था, फिर काफ़ी 3 बार मैंने मेंस दे लिया, तो मेरे को थियरी पढ़ना काफ़ी कम हो गया था। थियरी वगैरह मैं ज़्यादा रिवाइज़ नहीं करता था। मैंने आपको बताया था कि मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो थे वो A4 पेज पे लिखे थे और मैं अपनी दीवार पे लगा देता था, तो उसी से मैं थियरी रिवाइज़ करता था। थियरी वगैरह वैसे मैं रिवाइज़ नहीं करता था, और क्वेश्चन जब आते थे तो अपने आप आपकी थियरी रिवाइज़ होती जाती है। फिर क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि मैं कहाँ से करता था। आपका डिस्टेंस लर्निंग मटीरियल, स्पेसिफिक टॉपिक्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स अगर आपको ज़रूरत है, अदरवाइज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम एंड सिविल सर्विस एग्जाम, ये मैं करता था। उस टाइम पे ही जब क्वेश्चन आया आपका अपने आप फॉर्मूला रिवाइज होगा, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग फेज़ होता है, बट उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। तो करता देखिए मैं ये था कि पहले 1-1.25 महीने में प्रीलिम्स के बाद 1-1.5 महीने में जितना टॉपिक्स हो सकें, जितने क्वेश्चंस हो सकें, बोथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बोथ इंजीनियरिंग सर्विस एज वेल एज सिविल सर्विस, ये मैं ख़त्म करता था। स्ट्रैटेजी मेरी ये थी कि 15 दिन में GS1, 15 दिन में GS2, 15 दिन में GS3, उसके बाद 3-4 दिन में GS4 होता है, उसमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऑप्शनल पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाता था, क्योंकि मैंने बताया था साल भर में नहीं पढ़ रहा हूँ, टच छूट जाता है, फ्लुएंसी लानी होती है, स्पीड लानी होती है, एक्यूरेसी लानी होती है। और मैंने ये भी पता कि मैं थ्योरी पर उतना टाइम नहीं लगाता था, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में रहते हैं, आप हर साल मेंस दे रहे हैं, इतने साल से सिविल इंजीनियरिंग से एसोसिएटेड हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा टाइम लगाता था आंसर राइटिंग पे। आंसर राइटिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, जैसा मैंने बताया था कि दिमाग में आपका इतना क्लैरिटी होना चाहिए कि आपका पेन ना रुके, आपका दिमाग प्रोसेसिंग ना रुके कि अब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उस चीज़ को एम्फेसाइज़ करता था मैंने बताया था कि 1-1.5 महीना शुरुआत का करता था मैं एक्सप्लिसिटली सिविल इंजीनियरिंग पे, और किसी चीज़ पे फोकस नहीं न्यूज़पेपर के अलावा। और आंसर राइटिंग मैं लेट स्टार्ट करी थी GS के लिए, तो सबसे ज़्यादा फोकस मैं 1-1.5 महीना सिविल इंजीनियरिंग पे देता था। और फिर
थोड़ा कम होते होते जीएस पे फोकस करते करते सिर्फ टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं या फिर सिर्फ 2-3-4 घंटे ही दिन में पढ़ रहे हैं। पहले आपने 7-8 घंटे पढ़ा सिविल इंजीनियरिंग प्रीलिम्स के बाद, 1-1.5 महीने बाद आप 3-4 घंटे पे लेके आ गए, फिर जीएस पढ़ने लगे, और फिर आखिरी 15-20 दिन में टच छूटता है। वो करना पड़ेगा क्योंकि आपको जीएस में भी फ्लुएंसी चाहिए, आपको जीएस में आपकी आंसर राइटिंग पीक पे होना चाहिए। जीएस के पेपर्स में भी काफ़ी स्कोरिंग होता है, सिविल इंजीनियरिंग जितना नहीं होता है या ऑप्शनल जितना नहीं होता, पर फिर भी वो स्कोरिंग होता है। तो आखिरी 15-20 दिन आपको टच छोड़ना पड़ेगा। उसमें आप एडवांटेज लेंगे जो 5 दिन का गैप मिलता है ऑप्शनल के पहले उसका। तो 1.5 महीना पढ़ा, फिर उसको कम करते गए, टेपर डाउन करते गए, आखिरी 15-20 दिन नहीं पढ़ा सिविल इंजीनियरिंग, और फिर 5 दिन ऑफ एकदम से वापस से आपने फ्लुएंसी बढ़ाई, वापस से प्रैक्टिस करी। ऐसे में टाइम मैनेज करता था। 1.5 महीना 7-8 घंटे, फिर कम करते करते 3-4 घंटे करते करते 1-2 घंटे सिविल इंजीनियरिंग के, आखिरी 20 दिन में बिल्कुल भी नहीं, और 5 दिन में फिर वो तो एक्सप्लिसिटली सिविल इंजीनियरिंग पे ही फोकस करना होता है क्योंकि वही आपका सब्जेक्ट बचता है। तो ऐसे मैंने अपना टाइम डिवाइड किया था। अब देखिए, सिविल इंजीनियरिंग का पेपर आपको जैसे अटेम्प्ट करना है उसका भी एक तरीका होता है। अब होता ये है कि 2 क्वेश्चन होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, बाकी टोटल 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 3 क्वेश्चन ऑल्सो चुनने हैं आपको। तो मेरा तरीका तो ये होता था, सबसे पहले मैं जाके वो 2 क्वेश्चन कर लेता था। 50-50 नंबर के एक क्वेश्चन होता है, 250 नंबर में 50-50 नंबर के 5 क्वेश्चन, तो 100 नंबर का पहले मैं अटेम्प्ट कर लेता था। उसके बाद मेरा तरीका ये होता था कि जो न्यूमेरिकल हैं वो पहले आप करें, क्योंकि उसमें आपको एक्यूरेसी चाहिए, उसमें आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, उसमें आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए, अदरवाइज सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी, वैल्यूज़ गलत पुट हो जाएंगी, कैलकुलेटर में गलत चीज़ें इनपुट हो जाएंगी, आंसर गलत आ जाएगा। तो मेरा तरीका होता था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जीएस में आपकी आंसर राइटिंग स्पीड बढ़ जाती है, प्रैक्टिस बढ़ जाती है। जीएस का कंटेंट मतलब आंसर राइटिंग में थ्योरेटिकल कंटेंट आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कम वर्ड्स में खुद को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, डायग्राम्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर न्यूमेरिकल में ये सब नहीं होता है। न्यूमेरिकल में आपको स्टेप लिखना है, पीस ऑफ माइंड चाहिए, स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं। पर एक चीज़ और मैं करता था कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 किया, 5 किया, फिर आधा क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, फिर आधा क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया, फिर आधा क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, ऐसे नहीं। क्वेश्चन आप पूरा करेंगे, पर क्वेश्चंस में सिलेक्ट ऐसे करता था कि जिसमें मैं न्यूमेरिकल में कंफर्टेबल हूँ वो करूँगा, और अगर न्यूमेरिकल में कंफर्टेबल नहीं हूँ और अगर मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कंफर्टेबल हूँ तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन करूँगा, कंफर्ट के हिसाब से क्वेश्चन चूज़ करूँगा। पर जो 3 क्वेश्चन मैं चूज़ कर रहा हूँ उसमें से जो न्यूमेरिकल ज़्यादा है उसको पहले करूँगा, थ्योरेटिकल ज़्यादा है उसको बाद में करूँगा, पर क्वेश्चन पूरा साथ में एक साथ ही अटेम्प्ट करूँगा। एक बार वो क्वेश्चन खत्म हुआ उसके बाद उस पर वापस जाना नहीं, उसके बाद उसके बारे में सोचना नहीं, वरना आपका हौच पौच हो जाएगा, आप मैनेज नहीं कर पाएंगे अपना टाइम कि जिस स्टेज पे आप हैं 3 घंटे में रिटन एग्ज़ाम में, उस स्टेज के हिसाब से आपका कंटेंट इनफ कवर हुआ है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इनफ कवर हुए कि नहीं। तो टू कंक्लूड, क्वेश्चन नंबर 1 पहले, उसका क्वेश्चन नंबर 5, 3 क्वेश्चन उसके बाद पिक कर लिए, उसमें से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है उसको बाद में किया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा है उसको पहले किया, और क्वेश्चन पिक ऑब्वियसली कंफर्ट पे ही करना है। देखिए, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, 12-13 टॉपिक्स होते हैं, हर टॉपिक में थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है। तो कई लोग क्या करने लगते हैं कि हर टॉपिक की टेक्स्ट बुक उठा के पढ़ने लगते हैं। मैं एडवाइस करूँगा कि ऐसा ना करें। ठीक है, थ्योरेटिकल कंटेंट है, डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, वो ठीक है, वो आप कोचिंग्स के नोट से भी कवर कर सकते हैं। अगर आप किताबें उठा के पढ़ने लगेंगे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे बनेंगे, पर वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ना करें। अगर आप कॉलेज में उतना अच्छे से कवर नहीं कर पाएँ सिविल इंजीनियरिंग को और आप इंटरेस्टेड हैं और आपके पास टाइम है, जैसे आप मान लीजिए 2021 लिखने वाले हैं, तब आप बुक्स उठा के पढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बुक्स ना उठाएं, कोचिंग के नोट्स उठाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स आए हैं उससे अपने कंसेप्ट बनाएं, उससे अपनी डेफिनेशंस बनाएं, वो डेफिनेशंस याद करें और फिर उससे पेरिफेरल उसके आसपास की जो चीज़ें हैं वो पढ़ें। टेक्स्ट बुक उठा के अगर आप पढ़ने लग जाएंगे तो आपको 1 हफ्ता एक टॉपिक में लग जाएगा, और 12 अगर आपने हफ्ते लगा दिए तो 3 महीने आपके ऑप्शनल में निकल जाएंगे। तो ऐसा ना करें, कोचिंग्स का मटीरियल पर रिलाई करें, टेस्ट सीरीज़ पे रिलाई करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रिलाई करें, राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करें, रीडिंग कम करें सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल के लिए। ये सब था सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल के बारे में। कुछ चीज़ें मैंने जनरल बताई कि ऑप्शनल कैसे चुनें, क्या नहीं चुनें, कैसे गाइडेंस लें। इस चीज़ पे मैं इस पॉइंट पे आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई एड्रेस फॉर सिविल इंजीनियरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग DKT। दिस इज़ अभिषेक सराफ साइनिंग ऑफ। गुड बाय।